Good morning, student. Today we will discuss voltage divider वाइसिंग. मीनिंग कि हम वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग कहीं ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या फायदे हैं और बाकी के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग का यूज है. जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वाइसिंग क्या है. अगर हम मोटे तौर पे समझें वाइसिंग का मतलब क्या था, वाइसिंग का काम क्या था कि फिक्स ऑपरेटिंग पॉइंट एट मिड ऑफ द एक्टिव रीजन. वाइसिंग का मेन मोटो हमारा क्या था कि हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को किस पे रखना है, मिड ऑफ द एक्टिव रीजन में. इस तरीके से हमें रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना है, सप्लाई इस तरीके से देनी है कि ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मिड ऑफ द एक्टिव रीजन आ जाए. ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या था, व्हेन नो एसी सिग्नल इज गिवन, ओनली डीसी. जब हम केवल डीसी की बात करेंगे उस केस में जो हमारे वीसी और आईसी की वैल्यू थी वो ऑपरेटिंग पॉइंट था. तो वाइसिंग से हम पहला काम क्या कर रहे थे, ऑपरेटिंग पॉइंट को मिड ऑफ द एक्टिव रीजन में रख रहे थे. फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें क्या करना था, ऑपरेटिंग पॉइंट को मिड ऑफ द एक्टिव रीजन में तो रखना था, साथ ही वो वहां पे क्या करे, स्टेबल भी रहे. स्टेबल रहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग पॉइंट के एक कंपोनेंट की बात करें आईसी, तो आईसी क्या था, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीबीओ. हियर आईसीबीओ collector to base current when emitter is open. collector to base current when emitter is open, यानी ये लीकेज करंट है, ये करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है, ये करंट टोटली डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे. और जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो ये करंट अपने से जस्ट डबल हो जाती है. यानी अगर 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी. तो यानी ये हाईली डिपेंडेंट है किस पे, टेम्परेचर पे. तो हमने बाइसिंग में क्या किया, बाइसिंग में ऑपरेटिंग पॉइंट को मिड ऑफ द एक्टिव रीजन में सेट कर लिया, ठीक बात है. लेकिन हुआ क्या, हमने कोई अपना एम्पलीफायर सर्दियों में बनाया, टेम्परेचर रहा होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जून में उसको अप्लाई किया तो क्या हुआ, 40 डिग्री 45 डिग्री हो गया. तो जो करंट उस समय सपोज 1 माइक्रो एम्पियर आ रही थी या आपकी 10 माइक्रो एम्पियर आ रही थी, वो माइक्रोस हो सकता है मिली एम्पियर में हो जाए. और ये बीटा, अगर बीटा हम 99 यहाँ पे ले लें तो अगर वो 10 हो गई है, वो 5 गुना बढ़ी है, तो 100 मल्टीप्लाई होकर उसको कितना कर दे रहा है, 5 से 500 गुना कर दे रहा है. तो ध्यान से सुनिए बात को. स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट को मिड ऑफ द एक्टिव रीजन में स्टेबल करने का मतलब क्या है कि ये जो आईसीबीओ है, ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट का कंपोनेंट क्या है, आईसी. टेम्परेचर बढ़े तो बढ़े, चेंज हो, कम हो, ज्यादा हो, कोई बात नहीं, इस पे फर्क कम से कम पड़े. तो बाइसिंग में हमें क्या करना था, जो अभी हम लोगों ने 2 बाइसिंग में किया, वोल्टेज डिवाइडर से में पढ़ने से पहले जो बाइसिंग की, उससे पहले हम लोगों ने क्या किया, उनसे पहले कि देखा भाई टेम्परेचर के साथ काम अपना सेट नहीं हो रहा, उतना ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है. स्टेबिलिटी फैक्टर जैसे हम लोगों ने पीछे किया है कि 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई बी ओवर डी आई सी, इसको लोअर करने की बात करिए, ठीक बात है. लोअर हुआ, हम क्या आए, फिक्स बायस आए. फिक्स के बाद कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट में पहले से कंपैरिजन में कम हुआ, लेकिन वो चीज नहीं आ पाई जो अब वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में आएगी. एक और पॉइंट था बीटा. अब हुआ क्या, हमने क्या बताया, बीटा जो है डिपेंड करता मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर. अगर हो सकता है कि कोई मैन्युफैक्चरर बीटा 50 रख रहा हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर बीटा 100 रख दे. अब आपका एम्पलीफायर में कोई खराब हो गया आपका ट्रांजिस्टर, अब आपने उसको चेंज किया, अगर आपने 50 बीटा वाला 50 बीटा वाला लगाना पड़ेगा. अगर 100 बीटा वाला आपको मिला तो क्या हुआ, 100 बीटा ने क्या किया, 50 की जगह 100 हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन चेंज हुआ और आईसी चेंज हो गया. आईसी चेंज हो गया यानी क्या चेंज हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो गया. तो हमें बाइसिंग सर्किट को इस तरीके से सेट करना है कि टेम्परेचर पे भी इफेक्ट कम से कम पड़े, और दूसरा इफेक्ट क्या है कि आपका बीटा से भी डिपेंडेंसी क्या हो, कम से कम हो, या बीटा से इंडिपेंडेंट हो जाए. तो चलिए आगे हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की. हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, वोल्टेज डिवाइडर बायस की. 2 बायसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, फिक्स बायस और कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट. इसमें हम लोग कंपैरिजन देख चुके हैं, पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं. तो स्टार्ट विथ वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग. Here
जो तरीका सिखा रहे हैं बहुत आसान है, चीजें उससे सीख जाएंगे क्या करना है, इसके बारे में जान जाएंगे। हियर वी यूज एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन, ये जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एमीटर को, ये बेस को और ये कलेक्टर को। स्टार्ट करते हैं। एमीटर टर्मिनल है, एरो हेड करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गई करंट आई ई, ये बेस, ये हो गया आई बी और ये क्या हो गया आपका आई सी। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग इस वजह से बोला कि यहाँ पे R1 और R2 इन दोनों में ये VCC वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इस वजह से हमने इसको क्या मान लिया, वोल्टेज डिवाइडर, इस वजह से इसका नाम पड़ गया, सॉरी, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं, ये B और ये E, ये वोल्टेज हो गया VBE, ये वोल्टेज हो गया बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज हो गया VB, ये हमने, ये वोल्टेज हो गया आपका VB और ये वोल्टेज हो गया आपका। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, VCC जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चंस में क्या होगा, ये जो VCC की वैल्यू है वो 10 मिली वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये भी हो सकता है, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये भी हो सकता है। और ये R1 R2 क्या होंगे, किलो ओम की रेंज में होंगे, यानी जो यहां से करंट जाएगी R1 और R2 में वो किसकी रेंज में होगी, मिली एम्पियर की रेंज में। वो करंट किस रेंज में होगी, मिली एम्पियर में। ये जो बेस की करंट है वो माइक्रो एम्पियर की रेंज की है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अगर मान लिया यहाँ से R1 में 2 मिली एम्पियर जा रही है, 2 मिली एम्पियर करंट जा रही है और यहाँ से कुछ माइक्रो में चली जा रही है, तो R2 में लगभग उतनी करंट जाएगी, R2 में और R1 में लगभग करंट सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, R1 और R2 किस में हो गए, सीरीज में। R1 और R2 किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में हो गए, हम कह सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, VCC, यानी ये जो VCC है वो डिवाइड होगा किसमें, R1 और R2 में। तो स्टार्ट कहां से करना, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात। पहला पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया VBE। VBE का मतलब 2 पॉइंट के वोल्टेज का मतलब क्या है कि VBE का मतलब बेस और एमीटर के बीच के वोल्टेज डिफरेंस की बात। तो VB माइनस VB क्या हुआ, ये VCC है, R1 और R2 में डिवाइड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज अक्रॉस R2 शुड बी, R2 को रखा हमने ऊपर, अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई VCC माइनस VE। VE क्या हो गया, यहां पे करंट है I, रेजिस्टेंस है RE, तो वी कैन रिप्लेस VE बाई VE in IE into RE. So calculate IE. So IE comes R2 upon R1 plus R2 into VCC minus VBE upon R. ओके, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें आई से मतलब नहीं, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट में 2 कंपोनेंट थे, एक था आईसी और एक VC। हम जानते हैं कि IB की वैल्यू बहुत कम है, तो हम लिख सकते हैं I अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IC। नहीं भी लिखना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, I इक्वल्स टू IC प्लस IB, और IB की जगह लिख लिया हम लोगों ने IC अपॉन बीटा, IC अपॉन बीटा। तो एक पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, IC इक्वल्स टू बीटा IB तभी होगा जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा। ये जो सारा हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं वो एम्पलीफायर के लिए कर रहे हैं, और एम्पलीफायर को हमें एक्टिव रीजन में रखना है, ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो क्या होगा, VC निगेटिव में आ जाएगा। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, अभी सिंपल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। हम लोग IC अपॉन बीटा लिख लिया, IC आ गया आपका IE अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। अब ध्यान से देखो, I अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC, या अगर यहां पे भी देख लें, बीटा 50 हो चाहे बीटा 100 हो, अगर हमने बीटा 50 लिया चाहे बीटा हमने 100 ले लिया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। यानी IC अगर हम 100 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.01 से डिवाइड होगा, और अगर 50 लेते हैं तो 1.02 से डिवाइड होगा। जब प्रीवियस 2 केसेस में जब पहला कंपोनेंट ऑपरेटिंग पॉइंट का IC निकाल रहे थे, तो IC क्या आ रहा था, बीटा IB के बराबर। पहले 2 बाइसिंग के केस में, फर्स्ट 2 बाइसिंग जो फिक्स बायस और कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट की बात करी थी, उन दोनों केस में IC इन टर्म्स ऑफ बीटा IB आ रहा था। तो IB से IC जाने के लिए बीटा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर बीटा 50 है और बीटा 50 से 100 हो गया
तो आईसी में बहुत चेंज हो जाएगा, डबल का चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आईसी जो आ रहा है वो किसकी टर्म में आ रहा है, आई के टर्म में। अगर बीटा 50 से 100 भी हो जाए तो आई में 0.5% का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, अगर हम इस बाइसिंग की बात करें तो जैसा कि प्रीवियस जो केस में हो रहा था कि वो हाईली डिपेंड थी बीटा पे, बीटा चेंज हुआ तो आपका आईसी भी चेंज हो गया। यहाँ पे क्या है, आईसी क्या नाम है आपके बीटा पे लेस डिपेंडेंसी, या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है। तो एक फायदा हम लोग को वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से मिल गया कि जो आईसी है वो ऑपरेटिंग पॉइंट का कंपोनेंट आईसी, उसकी डिपेंडेंसी बीटा पे कम है। अब कोई भी आप लगा दो, चाहे 50 वाला लगा दो चाहे 100 वाला लगा दो, कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सेकंड बात करें, यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, आई को अप्रोक्सीमेटली आईसी मान लिया। ये हो गया आपका R2, ये हो गया R1 प्लस R2, ये हो गया VCC, ये हो गया VBE और ये हो गया RE। R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VCC एक कांस्टेंट है, VCC कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, RE कांस्टेंट। हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे, IC इक्वल्स टू क्या था, बीटा IB 1 प्लस बीटा टाइम्स ICBO। बोला हम लोगों ने क्या हुआ, ये टेम्परेचर इंक्रीज करा तो 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई साथ में आईसी और ज्यादा इंक्रीज कर गया, और भी तेजी से इंक्रीज कर गया। आईसी इंक्रीज कर गया तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो आपने रेजिस्टेंस और वीसीसी को सेट करके मिड ऑफ द एक्टिव रीजन में रखा था वो आपका आईसी चेंज हो गया। तो अब हमें करना क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो आईसी बढ़ेगा, ठीक बात है। चलो, टेम्परेचर तो हमारे बस में है नहीं ना, जब दिसंबर का महीना होगा तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और जून में 45 होगा, ठीक है, तो वो तो अपने हाथ में नहीं है। तो अब देखो हमारे हाथ में क्या सर्किट, इसको कैसे देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ओके आईसीबीओ इंक्रीज हो गया, वेरी गुड, आईसीबीओ इंक्रीज हो गया तो आईसीबीओ से इस फार्मूले से क्या हो गया आपका आईसीबी इंक्रीज हो गया। अब देखो, अब अगर आईसी इंक्रीज हो गया, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है इस सर्किट से आईसी इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, आईसी इस इक्वेशन से तभी इंक्रीज हो सकता है जब क्या हो, वीबीई डिक्रीज हो। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से इस इक्वेशन ने क्या किया, आईसी को इंक्रीज कर दिया, बिल्कुल ठीक बात। आईसी जो हमने यहाँ पे सर्किट ड्रा किया, इस तरीके से हम लोगों ने एजम्पशन किया, इस तरीके से चीजें एडजस्ट करें कि आईसी इंक्रीज तभी हुआ जब यहाँ पे बीबी डिक्रीज करके, बाकी चीज तो कांस्टेंट है, खाली क्या चेंज हो सकता है, बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज वीबी डिक्रीज हो सकता है, ठीक बात। यानी अगर हम जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखें जो कि किसके वर्सेस थी, वीबी वर्सेस आईबी, कुछ इस तरीके की आती है वीबी वर्सेस आई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रही है, जैसे जैसे वीबी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आईबी इंक्रीज करेगा। यानी इसका रिवर्स क्या हुआ, अगर वीबी डिक्रीज करा तो आईबी को भी डिक्रीज, वीबी इंक्रीज करा तो आईबी इंक्रीज, आईबी अगर वीबी डिक्रीज करेगा तो आईबी को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। यानी हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर ने आईसीबीओ बढ़ाया, आईसीबीओ ने आईसी बढ़ाया, ठीक। आईसी इस इक्वेशन से तभी बढ़ सकता है जब वीबी घटे, वीबी घटा तो अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से देखें तो क्या हो गया, आईबी घट गया, यानी आईबी घट गया। तो ध्यान से देखो, यानी ये कंपोनेंट बीटा आईबी वाला ये भी डाउन हो गया। यानी ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ा तो एक कंपोनेंट बढ़ा तो उसका एक काउंटर इफेक्ट जनरेट हुआ जिसने क्या किया, आईबी को डिक्रीज कर दिया। अब ये बढ़ा ये घट गया तो यानी आईसी क्या हो गई आपकी कांस्टेंट, मतलब कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। टेम्परेचर बढ़ रहा, लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से सर्किट को एडजस्ट किया था कि टेम्परेचर बढ़ रहा, बढ़ने तो कोई बात नहीं, लेकिन आईसी में कोई खास फर्क ना पड़ सके। इस वजह से वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की इंपॉर्टेंस है। और भी आगे हैं, लेकिन बेसिक जो है स्टेबलाइजेशन वो इसमें अच्छे से कर सकते हैं हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में। दो चीजें देखी, बीटा से लेस डिपेंडेंसी और इस पे आपका टेम्परेचर के साथ लेस डिपेंडेंसी, तो इतनी बात हो गई। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के दो कंपोनेंट थे, एक आईसी और दूसरा वीसी। तो आईसी तो हम लोगों ने यहां से इस तरीके से निकाल लिया। अगर हम लोग वीसी की बात करें तो क्या करना होगा, एक सेकेंड देखते हैं। ये कलेक्टर, ये वीसी, हम क्या करें आउटपुट में केवीएल लगा दें।
केवीएल क्या हुआ, वीसीसी ये हो गया माइनस का आईसी इंटू आरसी, ये हो गया वीसीई सॉरी वीसीई, ये क्या हो गया माइनस का आई आर इक्वल टू 0, यानी वीसीई जो कि दूसरा कंपोनेंट था वो आ गया आपका आईसी आरसी माइनस आई आर ई, आईसी आर आई बीटा सब क्वेश्चन में गिवन होगा आरसी आर ई, तो आप वीसी निकाल सकते हैं। यानी जो क्यू पॉइंट था आपका ऑपरेटिंग पॉइंट आईसी और वीसीई हम लोगों ने बड़ी आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। फायदे इसके देख लिए, मेन जो हमारा फोकस था बाइसिंग करने का वो निकल आया। एक पॉइंट ध्यान से सुनना बात को बच्चों, हमने ये जो सारा काम किया है वो एज्यूम करके किया है कि एक्टिव रीजन में है। ध्यान रखना बच्चों, एक्टिव रीजन में है तभी ये सारी एनालिसिस वैलिड है। आईसी कोस्ट बीटा आई भी तभी लग सकता है जब एक्टिव रीजन में हो। तो इसके लिए हम आपको छोटी सी चीज बता देते हैं, आप एक्टिव रीजन में मान के करना, अगर वीसीई की वैल्यू एनपीएन में निगेटिव आ जाती है, या और थोड़ा सा करेक्ट कर लें, -2 वोल्ट से कम आ जाती है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, -2 वोल्ट से कम आ जाती है सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, -2 वोल्ट से कम आ जाती है, तो इसका मतलब वो एक्टिव रीजन में नहीं है, वो सैचुरेशन रीजन में। -2 से कम निगेटिव भी आ जाती है, एक्टिव रीजन वाला फॉर्मूला लगा के आईसी कोस टू बीटा आई भी, तो इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस आपका रॉन्ग है। कैसे करना है वो बात की बात है, वो हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन आईसी कोस टू बीटा आई भी एक्टिव रीजन के लिए खाली वैलिड होगा और दूसरे इसके लिए वैलिड नहीं होगा। अभी हम लोगों ने क्या किया है, ऑपरेटिंग पॉइंट की बात कर ली है और क्या फायदे हैं आपकी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के अदर दूसरी बाइसिंग से, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करें, इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए देखें इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोगों ने ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल लिया है, हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर की। अब क्वेश्चन कहा गया कि हमें स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, यानी S इक्वल टू क्या निकालना है, S इक्वल टू क्या निकालना है आपको 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई बी ओवर डी आई सी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट आया सर किन दो टर्मिनल के बीच थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, तो ये ए और ये बी। फिर दूसरा क्वेश्चन उठा सर थेवेनिन कैसे बनाएंगे, ये सब तो लीनियर है R1 R2 RC, लेकिन ये ट्रांजिस्टर तो नॉन लीनियर है। तो अब बड़ी बात समझ में आएगी कैसे बनेगा ए बी के क्रॉस। तो एक्चुअली में क्या है, जब थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं तो हम लोड को कर देते हैं ओपन सर्किट, जिसके क्रॉस बनाना उसको वहां से हम हटा देते हैं। जैसे ए और बी यहां से हटाएंगे, ये आपका जो नॉन लीनियर एलिमेंट है वो भी हट जाएगा। तो देखो वीसीसी इस तरीके से दिया हुआ है सब में, तो हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, ये वीसीसी और इस तरीके से वीसीसी। अब पॉइंट देखिए, ए बी यहां से हट गया, हम लोग क्या करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने में कि जो लोड है उसको वहां से ओपन कर देते हैं और उसके अक्रॉस देखते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज कितना दिखाई दे रहा है, वो हो जाता है आपका वीटीएच। और फिर उन्हीं दोनों ओपन टर्मिनल से देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन करने के बाद, वो हो जाता हमारा आरटीएच। तो देखो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, वीसीसी कॉमन था, हमने यहाँ पे वीसीसी लिख लिया, यहाँ पे वीसीसी लिख लिया, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये वीसीसी लिखा है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें भाई, ये प्लस वाली पोटेंशियल वीसीसी पे जीरो, दूसरा लिख रहा पे, इसको रीअरेंज करें तो हम क्या इस तरीके से नहीं बना सकते हैं,
देखिए R2 आपका इस तरीके से सिमिलर है। अब R1 ये लिखा हुआ आपने, R1 का एक टर्मिनल है किस पे, प्लस वाली बैटरी पे VCC, और दूसरा है ग्राउंड पे, और वो हमने ग्राउंड यहां से कॉमन कर दिया। अब हमें ये A और ये B, A और B ओपन कर दिया, तो ये हो गया R1, ये हो गया VCC, ये हो गया R2, और ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है VOC, यही आपका VThevenin होगा। तो देखो ये ओपन हो गया, तो ये R1 और R2 सीरीज में हो गया, यानी हम क्या कर सकते हैं, R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है VOC, जिसको हम VThevenin बोल रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, R2 को रखना पड़ेगा ऊपर, अपॉन दोनों का सम मल्टीप्लाई वो वोल्टेज जो डिवाइड हो रहा था। चलिए जी, आ गया आपका VTH। RTH के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, R1, ये VCC, ये R2, ये A और B दो ओपन टर्मिनल थे, वहीं से देखना है आपको कितना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन करने के बाद। तो यानी साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो RTH है वो क्या हो गया, R1 पैरेलल R2, R1 पैरेलल R2। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी थेवेनिन बनाने के लिए जो लोड है जो ओपन सर्किट किया था, उसके अलावा बाकी सारे सर्किट को, सारे नेटवर्क को रिप्लेस कर देते हैं एक रेजिस्टेंस RTH with series voltage VTH. We have also calculate VTH here, R2 upon R1 plus R2 into VCC, and for RTH it is R1 parallel to R2. We have VTH R2 upon R1 plus R2 into VCC and RTH equals to R1 parallel R2. Emitter current IE, arrowhead represent emitter, this is base and this collector. Base current IB and collector current IC. Apply KVL in this loop. VTH minus IB times RTH. This voltage drop is VBE minus VBE minus IE equals to 0. VTH minus IB RTH minus VBE, replace IE IC plus IB. IB वाले टर्म एक साथ कर लें और IC वाले एक साथ। यार RTH plus RE, this is IB minus VBE, this is ICRE equals to 0. In stability factor we get DIB over DIC. Beta already in question, beta I have already given. So we differentiate this equation in with respect to IC. VTH R2 upon R1 plus R2 into VCC. VTH is constant value. So derivative against IC, this is 0, and here RTH plus RE, this is DIB over DIC. VBE not dependent with IC. For silicon it is 0.7 and for germanium it is 0.3. So this derivative is 0 and R equals to 0. Then DIB over DIC minus RE upon RE plus RTH. So stability factor is 1 plus beta minus minus plus RE over RE plus RTH. So we can see if RTH basically R1 parallel to R2, this value becomes maybe low and this value closest to unity or sometime less than unity, but this stability factor is lower और मे क्लोज टू यूनिटी। तो क्या होगा, जो हमारी स्टेबिलिटी है वो भी इस बाइसिंग में बहुत अच्छी आ गई आपकी। पहले कंपैरिजन में बाइसिंग स्टेबल भी है थर्मल के साथ, बीटा के साथ, मैथमेटिकली हम लोगों ने सॉल्व करके भी देख लिया। ठीक है, तो ये आपका किसके बारे में बात हो गई, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ठीक है, आगे फिर क्लास में मिलेंगे।